मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के सोलर एनर्जी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। ठीक है, ये टॉपिक इस तरह से जीटीयू के अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर हम लोगों को एक सब टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होगा कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, जो 3 मार्क्स में आप लोगों को जीटीयू के एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। तो सीपीसी समझने से पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के बारे में। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस। वैसे तो मैंने हर बार बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग बनाओ, आपको अपने आप डेफिनेशन पता चल जाएगी। कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना। नंबर ऑफ सोलर रेडिएशन को पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर लाइन पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उस मेथड को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। और उसके लिए जो डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर इज ए डिवाइस टू कलेक्ट सोलर एनर्जी। हमको सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना है ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, और यू कैन से ऑन पर्टिकुलर लाइन विथ हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ऐसे सोलर रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो। ठीक है, किसके ऊपर? तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग सरफेस के ऊपर। मतलब क्या, ब्लैक बॉडी ले लो या ब्लैक बॉडी ले लो या तो फिर ग्रे बॉडी ले लो, जिसके अंदर आप, जिसके ऊपर आप लोगों को सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। तो वही हम लोग पढ़ने वाले। जीटीयू के अंदर सवाल कुछ इस तरह से ही आता है कि एक्सप्लेन विद नीड्स के जो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीसी। कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, इस तरह से भी आप लोगों को जेटीयू में पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन आपको मिल सकता है यहाँ पर। एक होता है फोकसिंग टाइप और दूसरा होता है नॉन फोकसिंग टाइप। अभी नॉन फोकसिंग टाइप कलेक्टर जो होता है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर का या फ्लैट प्लेन कलेक्टर का एक मॉडिफिकेशन है, जो मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट में समझाऊंगा। ठीक है, फोकसिंग टाइप कलेक्टर अगर होते हैं तो उसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइन फोकसिंग एंड पॉइंट फोकसिंग। अब लाइन और पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर के भी सब क्लासिफिकेशन है। लाइन फोकसिंग कलेक्टर का क्लासिफिकेशन बनेगा पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर, फिर होगा मिरर स्ट्रिप कलेक्टर, एंड द लास्ट वन इज फ्रेशनल लेंस कलेक्टर। ये रहा। ठीक है, ये रहा मिरर एंड द लास्ट वन इज फ्रेशनल। लाइन फोकसिंग के बाद में पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर, उसके 2 टाइप होते हैं, पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर और हेलियोस्टेट मिरर्स। नॉन फोकसिंग के 2 टाइप है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर विथ प्लेन रिफ्लेक्टर एंड द कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, जो कि हम लोगों को सीखना है। अब पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर के अंदर पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर मैंने आप लोगों को समझाया अभी है। मैं अपने इस पीपीटी के अंदर देखता हूँ, अगर आप लोगों को फिगर मिल जाए आप लोगों के लिए, तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ पैराबोलॉइड डिश किस तरह से बेसिकली होती है। हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ये पायरोनोमीटर है, सोलर स्टिल, हाँ ये रहा। ये आप लोगों को दिख रहा है, पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर टाइप सोलर कुकर। ठीक है, ये है हमारी पैराबोलॉइड डिश, जो पैराबोलिक शेप में दिख रहा है ना आपको। इस पैराबोलिक शेप के थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सोलर रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। ओके, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं हम हमारे। हाँ, दिस वन हमारा टॉपिक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर विथ प्लेन रिफ्लेक्टर। मॉडिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। एक फ्लैट ऑब्जर्वर रखा जाता है, ठीक है, और रिफ्लेक्टर मिरर्स को जो है एक सर्टेन एंगल पर फिक्स किया जाता है। अभी जो आपका फ्लैट ऑब्जर्वर है वो आप लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेटर का काम करेगा। किस तरह से? तो जो भी सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, वो बीम रेडिएशन हो कि डिफ्यूज रेडिएशन हो, अब जो सेंटर पोजीशन पर आ रहे हैं वो तो सीधे आपके ऑब्जर्वर के ऊपर गिरेंगे। ठीक है, लेकिन जो एजिस के थ्रू आप लोगों के रेडिएशन आ रहे हैं वो आपके मिरर को स्ट्राइक करने के बाद, जैसे कि ये रेडिएशन है, ये मिरर को स्ट्राइक करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी ऑब्जर्वर प्लेट पर जाएगा। जनरली अब तक हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि एजिस के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है।
या तो उसकी एनर्जी फिर वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिरर की वजह से आप लोगों का जो रेडिएशन होगा, सोलर रे, सन रे होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मिरर की वजह से और जाएगा सीधा एब्जॉर्बर प्लेट पर एट सर्टेन एंगल। हम लोगों को पता है कि सन रेज मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कुछ एंगल के ऊपर वो मूव करता है। तो ये तो एक बेसिक फंडा है जो आप लोग अपने स्कूल के टाइमिंग में भी पढ़ चुके हो कि लाइट रेज होती है, सन रेज होती है, वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में रोटेट होती है इन द सेंस कि कुछ इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर वो मूव करती है। वही फंडा यहाँ पर है जिसको नाम दिया मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है सीपीसी, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर। तो कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर के सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझा दूँ। ये है हमारा ये है हमारा कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर या कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर भी आप लोग इसको बोल सकते हो। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, हमारे पास में दो पैराबोलिक मिरर होंगे। दिस वन इज द फर्स्ट पैराबोला, दिस वन इज द सेकेंड वन पैराबोला मिरर। इसको नाम दिया है पैराबोला ए, रिफ्लेक्टर है, पैराबोला बी रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इसीलिए क्योंकि मिरर है, यहाँ पर जो भी सनरेज स्ट्राइक होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाने वाला है। ये है हमारी एब्जॉर्बर प्लेट जिसको आप लोग रिसीवर भी बोल सकते हो। ये है हमारी ट्यूब्स के जिसके अंदर हम लोग फ्लूइड को सर्कुलेट करना है और यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफर करके इसको गर्म करेंगे। यह है आपका फ्लैट एब्जॉर्बर। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर दैट द डायमीटर ऑफ योर पैराबोला, मतलब कि दो पैराबोला के बीच का डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल डी। ठीक है, हाइट विल बी कैपिटल एच। ओके, हम लोग इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे या ट्रांसपेरेंट कवर रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आपको पता है, ताकि आप लोगों के सनरेज इसके अंदर ट्रांसफ़र हो, और एयर टाइटन बॉडी होगी ताकि जो भी एनर्जी अंदर आपकी जनरेट हो रही है वो बाहर जाएगी नहीं। अभी सीपीसी, कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर का टेक्निकली सबसे मेन पॉइंट ये है कि पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर का जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है वो काफ़ी बड़ा रखा जाता है। एक्सेप्टेंस एंगल होता है 2 थीटा मैक्सिमम, और इसको मेजर किया जाता है डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एच। स्मॉल डी क्या हो जाएगा, तो जो आपके पैराबोला है उसके एंड पॉइंट्स जो होंगे उसके बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या होगा, तो आपके पैराबोला जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल एच क्या हो जाएगा, तो आपके हाइट, सीपीसी की हाइट। अभी एक्सेप्टेंस एंगल्स किस तरह से रखा जाता है, देखो कोई भी एक रिफ्लेक्टर या तो फिर पैराबोला का ऊपर का एज यानी ऊपर का एंड पॉइंट, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि दूसरे पैराबोला के बॉटम के एज के साथ में वो एक इंक्लाइन सरफेस बनाए, मतलब स्ट्रेट लाइन पर, लाइक दिस वे। मान लो कि ये पैराबोला बी है, उसका ऊपर का जो एज होगा, ऊपर का जो पॉइंट होगा, वो आपके पैराबोला ए के बॉटम एंड पॉइंट के साथ में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट उसके इंक्लिनेशन के साथ में होना चाहिए। मतलब जो भी सोलर रेडिएशन यहाँ पर आएगा, जो भी सनरेज यहाँ पर गिरेगा, वो सीधा स्ट्राइक करके पैराबोला ए के एंड पॉइंट पर जाना चाहिए, जिसको आप लोग बोल सकते हो फोकस ऑफ पैराबोला बी। और पैराबोला ए का फोकस होगा पैराबोला बी के ऊपर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। पैराबोला बी का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका फोकस होगा पैराबोला ए के ऊपर, और पैराबोला ए का जो फोकस होगा वो होगा पैराबोला बी के ऊपर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये दोनों फोकस के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज द एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल सीपीसी के अंदर बड़ा रखा जाता है। उसका रीज़न यही है कि जितना बड़ा एक्सेप्टेंस एंगल होगा उतने ही मैक्सिमम सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्शन बार बार आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस से सेंटर से हम लोगों को इक्वली आपके पैराबोला को एडजस्ट करके चलना है सेंटर से, दैट्स वाई। अब होगा क्या कि जो भी सन रेज आप लोगों के सीधे आ रहे हैं वो तो सीधा आपके रिसीवर पे गिरेगा, बट व्हाट अबाउट द डिफ्यूज रेडिएशन जो कि इंक्लाइन सरफेस से आते हैं, मतलब यहाँ से जो इंक्लाइन आ रहा है बाय दिस वे, जो सोलर रेडिएशन इस तरह से आ रहा है, जो सोलर रेडिएशन इस तरह से आ रहा है, उनका क्या। तो जो सोलर रेडिएशन इंक्लाइन आ रहा है मतलब डिफ्यूज है, वो आप लोगों के रिफ्लेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड इट विल absorbed by the flat absorber like this way, by this way, by this way, like this। समझ में आया। इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों को सोलर रेडिए, ये तो मैंने एक ही लाइन में बताया, जनरल इस तरह से नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर स्ट्राइक किया, फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगा।
इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सोलर रेडिएशन की मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होती है, और ये यूटिलाइजेशन की वजह से मैक्सिमम एनर्जी हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मिलता है, वो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इस कलेक्टर के अंदर काफ़ी हाई है। दैट वैल्यू इज़ 4/7, 4 to 7, सॉरी 4 to 7। और जो रेज होते हैं सेंट्रल रीजन में जो होंगे वो एपरेचर से सीधा एब्जॉर्बर पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इंक्लाइन आ रहा है, जो मैंने पहले ही बोला, जो इंक्लाइन होंगे वो आपके बार बार रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी सरफेस के ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिक फंडा है आप लोगों के सीपीसी का। सीपीसी कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सीपीसी का, तो ये ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीजनल है, ठीक है। ये सीजनल है। आप लोगों को खाली समर सीजन है तो उसमें जिस तरह से सन का डायरेक्शन होगा या मूवमेंट होगा, जब मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा उसके हिसाब से सिर्फ एडजस्ट करना है। विंटर सीजन है तो उस तरह से एडजस्ट करके चलना है, क्लियर। एफिशिएंसी जो है एक्सेप्टिंग डिफ्यूज रेडिएशन वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कन्वेंशनल मेथड से काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। सीपीसी कलेक्टर्स आ रहे हैं वो पीरियोडिकल एडजस्टमेंट मांगते हैं टू कैप्चर द सन विद इन देयर रेंज ऑफ द एक्सेप्टेंस। क्योंकि मैंने पहले ही बोला विंटर सीजन के अंदर सोलर रेडिएशन कुछ अलग तरीके से जाता है, उसका मूवमेंट अलग होता है। आप लोगों को पता होगा हम लोग जनवरी के अंदर मकर संक्रांति मनाते हैं, उत्तरायण, क्यों? क्योंकि इस तरह से कहा जाता है कि जो सन होता है वो उत्तर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, तब आप लोगों को रेडिएशन अलग मिलता है। जब समर सीजन आती है तब वो टोटली सेंटर पोजीशन से जाता है, तब आप लोगों को मैक्सिमम रेडिएशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों का सीजनल वाइज पीरियडिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है सीपीसी का, ठीक है। नॉर्मली सीपीसी ओरिएंटेड विथ लॉन्ग एक्सिस टावर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बोला, वो जनरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। एंड एपरेचर प्लेन मूविंग नॉर्थ साउथ, एपरेचर प्लेन आप लोगों का नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में रखना है, क्लियर। तो आप लोगों को क्या होगा, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैकिंग एडजस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एंड द एक्सेप्टेंस एंगल। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, ट्रैकिंग एंगल आप लोगों ने किस तरह से रखा है, एक्सेप्टेंस एंगल आप लोगों ने किस तरह से रखा है। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हाई है, जो कि मैंने पहले बोला 4 to 7 मैक्सिमम टाइम तक जा सकता है। देन द ट्रैकिंग एडजस्टमेंट के कंपेयर में इज टू बी डन वंस इन फ्यू डेज। थोड़े दिनों के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि हमारा सीपी से एडजस्ट करना पड़ता है, जिस तरह से सन की डायरेक्शन मूव होती जा रही उसकी तरफ से। वाइल इफ द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज ऑफ द ऑर्डर 5, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 5 के अराउंड है तो ट्रैकिंग एडजस्टमेंट आप लोगों को हर एक महीने में एक बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था सीपीसी। आई होप आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटिंग पैराबोलिक कलेक्टर या कंपाउंड पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर या तो फिर कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर के बारे में समझ में आया होगा। थियरी 3 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।